प्यारे मित्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। लल्ला, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए उमंग, आशा और ठीक है, उत्साह के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, पहला प्रश्न हम आज के लिए लेकर आए हैं पेपर 1 का। आज के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट है ये। प्रश्न कहाँ के हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। दिसंबर 2020 और तथा जून 2021 के प्रश्न हैं, ठीक है। दिसंबर 2020 और जून 2021 के हैं ये सारे ही प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, विमर्शी स्तर के शिक्षण का क्या उद्देश्य है। विमर्शी शिक्षण के उद्देश्य का स्तर के शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज, अधिगमकर्ताओं को ज्ञान प्रदान करना, समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं में सूझ विकसित करना, या छात्रों में तथ्यों को सिद्धांतों के साथ संबद्ध करने के लिए कहना, छात्रों को ज्ञान को समान और मिश्र और भिन्न स्थिति में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो मतलब विमर्शी स्तर के शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या है हम जान लेते हैं। पहले तो समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं में सूझ विकसित करना, ठीक है। छात्रों में दूसरा उद्देश्य क्या है, छात्रों में तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करना। तीसरा उद्देश्य क्या है हमारा, छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। तो इसके हिसाब से मित्रों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका मैंने सोल्यूशन भी आपको ब्रीफ में दिखाया है। हमारा 11वां प्रश्न है, यानी कि दूसरा प्रश्न है, जो संकल्पनाएं संक्रियात्मक परिभाषाओं के अधीन नहीं आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हैं सैद्धांतिक संकल्पनाएं, बी हमारा परिकल्पनात्मक संकल्पनाएं, और सी है हमारा पारंपरिक संकल्पनाएं, ठीक है। डी है हमारा निम्न संकल्पनाएं, ठीक है प्यारे मित्रों। अब आप ये देखिए, इसके लिए ये देखिए, ठीक है। तो आगे पर देखते हैं। तो इसके लिए मित्रों हमारा ना, जो संकल्पनाएं संक्रियात्मक परिभाषाओं के अधीन नहीं आती हैं या आते हैं उन्हें परिकल्पनात्मक संकल्पनाएं कहते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एस स्टीवंस के अनुसार संक्रियात्मक परिभाषा में वह होती है जिनका उपयोग एक अवधारणा यानी कि वन कॉन्सेप्ट को ज्ञात करने में किया जाता है। इन संकल्पनाओं में सैद्धांतिक, पारंपरिक, निम्न संकल्पना शामिल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ तो ओहो, ठीक है। दूसरा है हमारा, सामाजिक विज्ञान शोध में वैज्ञानिक उपागम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शोध में वैज्ञानिक उपागम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तत्व मीमांसीय अवयव, अप्रामाणिक संबंध, सह परिवर्तन का कारक, कालक्रम, या सिद्धांतीकरण की संभावना। पहला ऑप्शन है हमारा ए बी सी ओनली, बी ऑप्शन है हमारा बी सी डी ओनली, सी ऑप्शन है हमारा सी डी ई ओनली, डी ऑप्शन है हमारा ए बी ई ओनली। तो मित्रों, सामाजिक शोध में वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य क्रमबद्ध तरीके से उपकरणों एवं विधियों के द्वारा प्रदत्त संकलन एवं विश्लेषण करना शामिल है, जिस इसमें सहपरिवर्तन कारक, कालक्रम तथा सिद्धांतीकरण की संभावना आदि ध्यान रखने योग्य तथ्य है। तो मित्रों, ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मित्रों ना 2020-19 दोनों में मित्रों रिपीटेड है। नोट करते जाइए, ठीक है, नोट करते जाइए। आप एक ऐसा करिए, मेरी मानिए तो मात्र 20 दिन बचे हैं, ठीक है। उसके अनुसार आपका एग्जाम होगा। एनटीए कभी ये नहीं देखेगा आपके लिए कि आपने कितना पढ़ा है, कम पढ़ा, वो आपकी ओएमआर जानेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए दो कथन है। स्टेटमेंट वन है हमारा, स्टेटमेंट वन है हमारा, हेर फेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की दो महत्वपूर्ण मित्र कॉल आने लगा था। दो महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं
ठीक है। कथन नंबर 2 है हमारा समाज विज्ञानियों द्वारा कई घटनाओं का हेर फेर और नियंत्रण किया जा सकता है। तो मित्रों पहला ऑप्शन नंबर है हमारा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, असत्य हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। तो मित्रों हेर फेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की 2 महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। इसका प्रयोग प्रयोगात्मक शोध में भी किया जाता है। ठीक है। समाज विज्ञान में हेर फेर करना कठिन है, इसलिए इसे समाज विज्ञान शोध की सभी विधा में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अतः कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये जैसे कि था मैंने आपको दिखाया। 1 मिनट प्यारे मित्रों। हाँ, अब है मित्रों हमारा डेविड नैचमियास द्वारा अभिज्ञात शोध प्रक्रिया के चरणों के सही क्रम का पहचान कीजिए। जैसे पहला है हमारा शोध अभिकल्प, दूसरा है डाटा संग्रह, तीसरा है परिकल्पना का निर्धारण यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरा है हमारा डाटा एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन यानी कि डाटा विश्लेषण और सामान्यीकरण, पांचवा है हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन समस्या की पहचान करना। तो क्रम में हमें लगाना है तो सारे, लेकिन क्रम क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो ए है हमारा ABCDE, बी है हमारा BCDEA, सी है हमारा CDEAB, डी है हमारा ECABD। ठीक है। अब हम आंसर जानने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन भी हमें ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है। डेविड नैचमियास द्वारा अभिज्ञात शोध प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है। पहला है समस्या की पहचान, दूसरा परिकल्पना का निर्धारण, तीसरा है शोध अभिकल्प, चौथा है हमारा डाटा संग्रह या फिर आंकड़ों को संग्रह करना, पांचवा हमारा डाटा विश्लेषण और सामान्यीकरण। तो आपको मित्रों एक नोट्स में कोपचा कहीं बना लीजिए, कहीं पे कोने में कोपचा, उसमें आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ठीक है। ये जो सूची वाले प्रश्न है ना मित्रों, ये बहुत आता है, बहुत ही आता है। जो भी लोग फ्रेशर हैं अप्लाई करने वाले, वो लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको धोखा नहीं खाना। NTA हमेशा लॉलीपॉप पकड़ाता है 40%, 35%, उसके आपको उसके लिए कट ऑफ मेरिट में आना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग सूची देख रहे हैं ना, स्क्रीन पे सूची जो दिख रही है आपको उसी के अनुसार आपको आदर्श वाचन करते हुए आप सभी को निर्वाचन करना होगा। ठीक है। तो पहला है हमारा ऑप्शन ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। इस तरीके से आपको ये दिख रहे हैं, देख रहे हैं। तो सूची का सही सुमेलन किस प्रकार है जान लेते हैं। प्रत्यक्षवादी, व्याख्यात्मक, समीक्षात्मक, नारीवादी। तो प्रत्यक्षवादी का सही सुमेलन ये होगा ऑगस्टम कॉम्टे। ठीक है। व्याख्यात्मक का होगा मैक्स वेबर, समीक्षात्मक का होगा स्टुअर्ट हॉल। ठीक है। और फोर्थ हमारा नारीवादी का होगा एल थॉम्पसन। थॉम्पसन। ठीक। और आगे बढ़ते हैं हमारा 1 मिनट मित्रों बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी है। संप्रेषण, अब आ गया है ना टॉपिक हमारी। ये जो इकाई नंबर हमारी जहाँ तक कि पहली या दूसरी है, संप्रेषण, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। संप्रेषण में स्रोत की विश्वसनीयता किसे योग्य बनाती है। सोर्स क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन एनेबल्स गेट टेकिंग, द्वारपालन, मैसेज एक्सेप्टेंस, संदेश स्वीकरण, सेमेंटिक ज्वेलरी, अर्थगत धोखेबाजी। ठीक है। डिसीवर्नेस भी यहाँ पे कह सकते हैं हम। कंट्रोल्ड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, संदर्भ के नियंत्रित गठन। तो मित्रों संप्रेषण में स्रोत की विश्वसनीयता संदेश स्वीकरण को योग्य बनाती है। स्रोत विश्वसनीयता सिद्धांत बताता है कि संचार के स्रोत की कार्यरत विश्वसनीयता से संचार की प्रेरकता कैसे प्रभावित होती है। संप्रेषण में विश्वसनीयता का विचार सबसे पहले अरस्तु से लिया गया है। मित्रों अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत भी बहुत पूछा जाता है। अरस्तु अगर आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, अगर अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक नई वीडियो ला दी जाएगी। तो इसके हिसाब से मित्रों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, संदेश स्वीकरण, मैसेज एक्सेप्टेंस। देख लिया ना मित्रों, इसमें हमारी हेल्थ इश्यू है, थोड़ा हम ठीक नहीं चल रहे हैं। Which of the following indicates warmth in communication?
सामाजिक दूरी पहला ऑप्शन है। निम्न में से कौन संप्रेषण में गर्मजोशी को दर्शाता है? सामाजिक दूरी, स्थिति समीकरण, ठीक है, प्राकृतिक रूप से आँख का मिलना और निष्कपट मुस्कान, गतिक्रम। ठीक है, प्राकृतिक रूप से आँख का मिलना, गतिक्रम तथा निष्कपट मुस्कान गर्मजोशी संप्रेषण को दर्शाता है। यहाँ पे आपसे नोट कर सकते हैं, गर्मजोशी संप्रेषण कौन कौन दर्शाता है? आँख का मिलना, गतिक्रम तथा निष्कपट मुस्कान। ठीक है, गर्मजोशी संप्रेषण को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये कथन एक, इसमें जो आदर्शन रीजन है ना, इसमें मित्रों बहुत मित्रों के जाते रहते हैं, तो कथन जान लेते हैं पहले। कथोपकथन से आया है पहला। तो नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। तो मित्रों, भाषा और गैर मौखिक संकेतों के मध्य अनुबंध कक्षागत संवाद का महत्वपूर्ण भाग है। वही कारण है इसका। अगर कक्षा का दृश्यबंध अन्योन्य सांस्कृतिक हो तो भाषा पर प्रवीणता अतिदेय हो जाती है। ठीक है, तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है हमारा सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी ऑप्शन है हमारा ए असत्य है लेकिन आर, ये मतलब गलत टाइप है, बिल्कुल गलत टाइप है। यहाँ पे गलत टाइप है भाई, ए असत्य लेकिन आर सत्य है, ये वाला होगा। तो मित्रों, अभिकथन भाषा और गैर मौखिक संकेतों के मध्य अनुबंध कक्षागत संवाद का महत्वपूर्ण भाग है, सत्य है, लेकिन तर्क असत्य है इसका, यानी कि रीजन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि क्रॉस सांस्कृतिक उपागम छात्र को सांस्कृतिक सीमाओं को समझने में सहायता करती है। इसके लिए भाषा की विशिष्टता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, कक्षा, अब अगला प्रश्न है हमारा, कक्षागत संवाद में प्रतिग्रहण के लिए बाधाओं की श्रृंखला है। अभिवृत्तियां, बी चिंताएं, सी अपेक्षाएं, डी आवश्यकताएं। तो मित्रों, पहला ऑप्शन है हमारा ए डी सी बी, बी है हमारा ए बी सी डी, डी है सी है हमारा बी सी डी ए, डी है हमारा डी बी सी ए। तो मित्रों, कक्षागत संवाद में प्रतिग्रहण के लिए बाधाओं की सही श्रृंखला क्या है? कक्षागत संवाद में प्रतिग्रहण के लिए बाधाओं की सही श्रृंखला यह है आवश्यकताएं, चिंताएं, अपेक्षाएं, अभिवृत्तियां। आवश्यकताएं, चिंताएं, अपेक्षाएं, अभिवृत्तियां। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो मित्रों, आप आ रहा है मित्रों, हम करना चाहेंगे एक मित्रों ना मैथ वाला प्रश्न, जो कि मैथ वाले बच्चों को बहुत कठिन लगता है। ए तथा बी दो बैंकों में साधारण ब्याज की दर, ठीक है, 5:4, ये जो साइन है ना रेशो का है कि 4 अनुपात में है। एक व्यक्ति अपनी सारी बचत दो बैंकों में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि वह दोनों बैंकों में से बराबर अर्धवार्षिकी ब्याज ले। उसे अपनी बचत को इन दो बैंकों ए बी में किस अनुपात में जमा करनी चाहिए? 5:2। पहले तो मित्रों ये फॉर्मूला आपसे लेना चाहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें लिखा नहीं है हालांकि फॉर्मूला, लेकिन हम आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, फार्मूला इसमें नहीं लिखा है जैसा देख रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं। इसका फार्मूला होता है PRT/100, P/R/T/100, जिनमें P होता है हमारा प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि T होता है हमारा टाइम अपॉन 100, ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो मित्रों, अगर हम लोगों ने लेट कर लिया दर यानी कि रेट 5x तथा 4x% वार्षिक है, माना व्यक्ति द्वारा बैंक ए में किया गया निवेश P
निवेश यानी कि प्रिंसिपल P एवं बैंक B में रुपीस Q निवेश किया गया है तो उसके अनुसार क्या होगा, P इंटू 5x इंटू 1/100, ठीक है। और फिर से इक्वल करेंगे हम तो Q इंटू 4x इंटू 1/100, जैसा आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उसको करने पे क्या आ जाएगा हमारा 5P इक्वल टू 4Q, ठीक है। P रेशो Q आ गई 4:5, ठीक है। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं इसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ में मित्रों आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोग और भी नए प्रश्न लाते जाएं आप लोगों के लिए, नई नई प्रश्न श्रृंखलाएँ लाएँ, नए नए प्रश्न के टाइप लाएँ, रिपीटेड से अच्छा रिपीटेड प्रश्न लाएँ, आपको भी आसानी रहे, ठीक है। और मित्रों आज के लिए इतना ही। और आप लोग प्लीज़ अपना चैनल पर सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पे नए कर पाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। बाय बाय।